हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी की पाठशाला में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रेलवे से संबंधित ज्योग्राफी विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो के माध्यम से 18 प्रश्नों को सॉल्व किया था, जो लगभग वनडे एग्जाम की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का दिया है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्वेश्चन दिया गया है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर जब भारत के राज्यों को देखते हैं तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान के उपरांत स्थान आता है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश। फिर इसके बाद स्थान आता है महाराष्ट्र का, और चौथा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, यूपी का। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो अभी हमने बताया कि भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है। तो भारत जो है उसकी आकृति लगभग चतुष्कोणीय प्रकार की है, तो जिसका उत्तर और दक्षिण विस्तार जो है वो इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक, ये है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर पाया जाता है। इसी प्रकार से भारत का जो पूर्व पश्चिम विस्तार है किबिथू से लेकर गौरमाथा या इसे ही कहा जाता है गुहार मोती, तो पूर्व पश्चिम भारत का है 2933 किलोमीटर। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं 2250 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर और 3500 किलोमीटर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है। तो भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है। तो जो श्रीलंका है एक द्वीपीय देश है, तो द्वीपीय देश होने के कारण यह एक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है, तो जिसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से पहले समझते हैं। आप लोग भी मेरे साथ डायग्राम बनाइए। ये बन गया भारत का मानचित्र। भारत के ही दक्षिण में अवस्थित है श्रीलंका। श्रीलंका जो है भारत से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। पाक जल संधि जो है ये उत्तर में अवस्थित है पाक खाड़ी, और दक्षिण में अवस्थित है मन्नार की खाड़ी। पाक की जो खाड़ी है और मन्नार की जो खाड़ी है इसको जोड़ता है पाक जल संधि। पाक जल संधि द्वारा ही श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो विकल्प इसमें दिए गए हैं पाक जल संधि, मलक्का जल संधि, 8 डिग्री चैनल और हरमुज जल संधि। तो पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कितने भारतीय प्रदेशों से
कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसको भी हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में समझा था कर्क रेखा के बारे में। तो इसको फिर से देख लेते हैं। कर्क रेखा जो है इसको ही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के रूप में इसे जाना जाता है। तो सबसे पश्चिम में राज्य पड़ता है गुजरात, फिर इसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के उपरांत पड़ता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद पड़ता है झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य पड़ते हैं त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य अवस्थित हैं। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो कर्क रेखा जो है इसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से भारत की जो प्रधान मानक समय रेखा है जिसे कहा जाता है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं आपस में एक दूसरे को काटती हैं बघेलखंड के पठार में। बघेलखंड का जो पठार है वहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो विकल्प इसमें दिए गए हैं। पहला विकल्प दिया गया है बुंदेलखंड, दूसरा विकल्प दिया गया है बघेलखंड, तीसरा विकल्प दिया गया है मालवा का पठार, चौथा विकल्प दिया गया है दंडकारण्य का पठार। तो इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा। बघेलखंड का जो पठार है यहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या काटती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय जो पर्वत श्रेणी है इसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि पर्वत कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो विश्व में पर्वत मुख्यतः संपीड़न बल के प्रभाव से जो पर्वत निर्मित होते हैं उन्हें कहा जाता है वलित पर्वत, वलित पर्वत। और जिन पर्वतों का ज्वालामुखी की प्रक्रिया के प्रभाव से निर्माण होता है उन्हें कहा जाता है ज्वालामुखी पर्वत। इसी प्रकार से भ्रंशन या धसाव की क्रिया से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें कहा जाता है ब्लॉक पर्वत या भ्रंश पर्वत। इसी प्रकार से जब इन्हीं पर्वतों में काफी समय के उपरांत अनाच्छादन की प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं, अनाच्छादन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है अपक्षयन और अपर्दन। तो अपक्षयन और अपर्दन के जब कारक सक्रिय होते हैं तो इन तीनों पर्वतों का काफी अपक्षयन होने से ये पर्वत ही अवशिष्ट पर्वत के रूप में शेष बचते हैं। तो इन्हें चौथे पर्वत के रूप में रखा जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय का निर्माण जो हुआ है वलन के प्रभाव से हुआ है। तो ये जो पर्वत है ये वलित पर्वत का उदाहरण है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य की सीमा चीन के साथ साझा नहीं होती है? तो चीन जो है भारत के उत्तर में अवस्थित एक विशाल देश है। तो इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भारत का मानचित्र बनाते हैं। ये ऐसे आप लोग भी भारत का मानचित्र बनाइए। ये हो गया सिक्किम, ये हो गया भूटान, ये ऐसे, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र। तो चीन क्या है? भारत के उत्तर में अवस्थित है। तो सबसे पश्चिम में
ये पड़ता है अक्साई चिन्ह वाला क्षेत्र, ये है लद्दाख। तो लद्दाख के साथ चीन की सीमा साझा होती है। इसी प्रकार से लद्दाख के बाद इधर पड़ता है ये क्षेत्र जो है, ये है हिमाचल प्रदेश, एचपी। तो हिमाचल प्रदेश के साथ भी चीन की सीमा साझा होती है। फिर इसके बाद उत्तराखंड के साथ ये क्षेत्र जो है, ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के साथ भी चीन की सीमा साझा होती है। इसी प्रकार से सिक्किम राज्य जो भारत का है, सिक्किम, तो सिक्किम राज्य के साथ भी चीन की सीमा साझा होती है। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है, उसकी भी सीमा चीन के साथ साझा होती है। तो अब हम लोग चलते हैं विकल्प की तरफ। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि किस राज्य की सीमा चीन के साथ साझा नहीं होती है। तो विकल्प दिए गए हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। तो असम राज्य जो है, इसकी सीमा चीन के साथ साझा नहीं होती है। असम जो राज्य है, ये भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है, यह चीन और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड जो राज्य है, ये चीन और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। और सिक्किम राज्य जो है, ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसके पश्चिम में सिक्किम के अवस्थित है नेपाल, पूर्व में अवस्थित है भूटान और उत्तर में अवस्थित है सिक्किम के चीन। तो ये हो गया, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में किस राज्य की सीमा चीन के साथ साझा नहीं होती है। तो सही विकल्प हो जाएगा ए, असम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है। ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है और पूर्वी घाट पर्वत जो है, आपस में आकर मिलते हैं नीलगिरी श्रेणी में। तो इसी के निकट ही अवस्थित है अनाई मुदी श्रेणी। अनाई मुदी या अनाई मुड़ी श्रेणी जो है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो जिसकी ऊंचाई है लगभग 2695 मीटर। इसकी अवस्थिति पाई जाती है केरल राज्य में, केरल राज्य में। इसी प्रकार से दक्षिण भारत के अन्य शिखर हैं दोड्डाबेट्टा, कुद्रेमुख और नल्लामलाई। तो इसमें पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, अनाई मुदी दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है या सर्वोच्च चोटी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है दर्रों से संबंधित है। तो इसमें पूछा गया है कि पाल घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो पाल घाट जो दर्रा है, पहले हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत या पश्चिमी घाट जो है, उसमें 4 महत्वपूर्ण दर्रे पाए जाते हैं। तो 2 दर्रे तो पाए जाते हैं महाराष्ट्र में, एक थाल घाट दर्रा, एक भोर घाट। थाल घाट और भोर घाट। थाल घाट और भोर घाट जो दर्रे हैं, इनकी अवस्थिति महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है, महाराष्ट्र। और 2 दर्रे हैं पाल घाट और सेनकोट्टा दर्रा, सेनकोट्टा दर्रा। तो ये जो दो दर्रे हैं, इनकी अवस्थिति केरल राज्य में पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है पाल घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो पाल घाट दर्रा केरल राज्य में स्थित है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दंडकारण्य के पठार का विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है। तो दंडकारण्य का जो पठार है, ये एक विषम पठार है, ये एक विषम पठार है। इसको भी हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। तो मेरे साथ आप लोग भी डायग्राम बनाइए। कुछ इस तरह से ये बन गया भारत का मानचित्र। अब इसमें हम लोग दर्शाते हैं दंडकारण्य के पठार को। तो दंडकारण्य का जो पठार है, ये एक विषम पठार के रूप में
अवस्थित है, तो जिसकी अवस्थिति जो है 3 राज्यों में पाई जाती है। एक तो हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, दक्षिण में है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और पूर्व में है उड़ीसा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में दंडकारण्य का पठार विस्तारित है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि दंडकारण्य की पठार का विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है, तो इसको जो विस्तार है 3 राज्यों में पाया जाता है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये भारत के उत्तरी छोर पर अवस्थित एक हिमनद है। तो इसको भी हम लोग मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। तो ये है सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है इसके पूर्व में अवस्थित है अक्सई चिन। तो अक्सई चिन के ये पश्चिम में अवस्थित है। इसी प्रकार से लेह जो है, लेह, तो लेह के उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है। इसी प्रकार से जो गिलगित क्षेत्र है, गिलगित, गिलगित, गिलगित क्षेत्र के पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है। इसी प्रकार से इसके दक्षिण में पाई जाती है नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है, सियाचिन ग्लेशियर। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, तो विकल्प दिए गए हैं अक्सई चिन के पूर्व में। तो इसकी अवस्थिति जो है अक्सई चिन के पश्चिम में है, तो ये विकल्प क्या है, गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प दिया गया है लेह के पूर्व में। तो लेह जो शहर है, तो लेह के उत्तर में इसकी अवस्थिति है, तो इसमें दिया क्या गया है लेह के पूर्व में, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प दिया गया है गिलगित के उत्तर में। तो गिलगित जो है तो गिलगित के पूर्व में अवस्थित है, तो ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। ये नुब्रा घाटी के उत्तर में अवस्थित है, तो नुब्रा घाटी के उत्तर में अवस्थित है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। उड़ीसा उच्च भूमि, उड़ीसा का जो तटीय मैदान है या तटीय क्षेत्र है उसे कहा जाता है उत्कल का मैदान। और जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, इसको भी हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, पहले आप लोगों को सहूलियत होगी। फिर से आप लोग मेरे साथ एक भारत का मानचित्र बनाइए। आप लोग अगर ऐसे पढ़ेंगे तो कभी भी प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी होगी। ज्योग्राफी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बिल्कुल मैथ और साइंस की तरह। तो इसको हम लोग बना रहे हैं पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय जो मैदान है इसको मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो उत्तर का जो मैदान है इसमें उसे कहा जाता है उत्कल का मैदान, और जो दक्षिण में अवस्थित है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विस्तारित है उसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं उत्कल का मैदान, डॉल्फिन नोज, कावेरी तट और कोरोमंडल। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। कोरोमंडल का जो तट है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बैरन द्वीप अवस्थित है। तो बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है बैरन द्वीप पर ही अवस्थित है। तो इसकी अवस्थिति हम लोगों को देखनी है। तो इसको फिर से हम लोग भारत का मानचित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये है भारत का मानचित्र।
बंगाल की खाड़ी में द्वीप अवस्थित हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो उत्तरी अंडमान वाले क्षेत्र में ही बैरन और नारकोंडम द्वीप अवस्थित हैं। तो बैरन जो द्वीप है ये अवस्थित है, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो यहीं पर ही अवस्थित है बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। 4 विकल्प दिए गए हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अरल सागर और जावा सागर। तो बंगाल की खाड़ी में बैरन द्वीप की अवस्थिति पाई जाती है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। तो प्रवाल द्वीप जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, फाकलैंड द्वीप, मेडागास्कर द्वीप, अंडमान द्वीप और मिनिकॉय द्वीप। फाकलैंड, मेडागास्कर और अंडमान निकोबार जो द्वीप हैं इनका निर्माण मुख्यतः हुआ है भूगर्भिक संचलन से या संपीड़न के प्रभाव से, संपीड़न या वलन के प्रभाव से इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। किंतु जो भारत का लक्षद्वीप वाला क्षेत्र है जहां पर मिनिकॉय द्वीप की अवस्थिति पाई जाती है, इस संरचना का निर्माण हुआ है प्रवालों के जमाव से। तो प्रवालों के निरंतर जमाव से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। तो लक्षद्वीप का ही सबसे दक्षिणी द्वीप है मिनिकॉय। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। तो विकल्प दिए गए फाकलैंड, मेडागास्कर, अंडमान और मिनिकॉय। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, मिनिकॉय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देश के किस प्रदेश में सर्वाधिक जिले हैं। तो इसमें सर्वाधिक जिलों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें बताना है कि किस राज्य में सबसे अधिक जिले पाए जाते हैं। तो सबसे पहला विकल्प दिया गया है हरियाणा। तो हरियाणा में वर्तमान में जिले हैं 22। इसी प्रकार से महाराष्ट्र राज्य जो है इसमें जिलों की संख्या है 36। मध्य प्रदेश जो राज्य है इसमें जिलों की संख्या है वर्तमान में 55। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75 और एक जिला निर्मित किया गया था कुंभ मेला क्षेत्र, कुंभ के समय में, कुंभ मेला क्षेत्र। तो ये जब कुंभ का मेला आयोजित होता है या माघ मेला जैसे आयोजित होता है तो उसे कहा जाता है, इस जिले को जोड़ दिया जाता है। वैसे उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिले हैं 75। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तब उसकी राजधानी क्या थी। तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। तो श्री पोट्टी श्रीरामुलु जी जो थे उन्होंने भूख हड़ताल जब की थी तब आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से पृथक करके एक राज्य बनाया गया था। तो उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी करनूल। उस समय राजधानी हुआ करती थी आंध्र प्रदेश की करनूल। किंतु 1956 में जब हैदराबाद रियासत को आंध्र प्रदेश के साथ मर्ज किया गया या जोड़ा गया तो उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी बनती है हैदराबाद। किंतु क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तब इसकी राजधानी थी। तो इसकी तब राजधानी थी करनूल, किंतु उसके बाद इसकी राजधानी बनी हैदराबाद। फिर से अब इसकी राजधानी चेंज हो गई है जब तेलंगाना अलग राज्य का गठन हो गया है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। कमेंट में जरूर बताइए आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जनजातियों से संबंधित है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेंटिनली जनजाति निवास करती है। तो सेंटिनली जो जनजाति है इसके बारे में जाना जाता है कि ये जो जनजाति है मुख्यतः मानव समुदाय से अलग रहना पसंद करती है। तो ये जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ पर इनकी अवस्थिति
या इनका निवास पाया जाता है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं लक्षद्वीप, अंडमान, नीलगिरी और बुंदेलखंड। तो अंडमान जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ पर ओरंगे और सेंटिनली जैसी जनजातियां पाई जाती हैं और जारवा जैसी यहाँ पर अन्य जो जनजातियां हैं यहाँ निवास करती हैं। ये सभी जो जनजातियां हैं ये निग्रिटो निर्जाति समूह की हैं। निग्रिटो 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 जो जनजाति है ये मुख्यतः अफ्रीका और लैटिन अमेरिका वाले देशों में इनकी अवस्थिति पाई जाती है। लैटिन अमेरिका, साथ ही साथ भारत का जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी निग्रिटो जनजातियाँ निवास करती हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नदियों से संबंधित। तो नदियों से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है बनास किसकी सहायक नदी है। तो बनास जो नदी है ये एक चंबल की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। चंबल की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो विकल्प इसमें दिए गए हैं चंबल, यमुना, केन, नर्मदा। तो विकल्प सही है ए। तो चंबल की सहायक नदी है बनास, तो और चंबल जो नदी है ये सहायक है यमुना की। इसी प्रकार से केन नदी भी यमुना की सहायक नदी है और नर्मदा जो नदी है अमरकंटक की पहाड़ियों से उद्गमित होने के उपरांत पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए भड़ौच के निकट ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है नर्मदा नदी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है नर्मदा किसकी ये बनास किसकी सहायक नदी है। तो बनास सहायक नदी है चंबल की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा जो नदी है इसको भारत में गंगा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जैसे ही ये प्रवेश करती है तो इसको कहा जाता है पद्मा। तो पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। तो जमुना जो नदी है इसको बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प दिया गया है गंगा नदी, दूसरा विकल्प दिया गया है नील नदी, तीसरा विकल्प दिया गया है अमेजन नदी और चौथा विकल्प दिया गया है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस क्वेश्चन से लगभग सभी लोग वाकिफ ही होंगे कि जो माजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित किया गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी अवस्थित है और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भी अवस्थित है। विश्व का सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो नदी द्वीप है उसको आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो मैंने तो इसमें बता दिया है कि माजुली विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी में है और विश्व का सबसे छोटा आप लोगों को कमेंट में बताना है कि विश्व का सबसे छोटा जो नदी द्वीप है वो कौन सा है। इसकी अवस्थिति मैं बता दे रहा हूँ, इसकी अवस्थिति ब्रह्मपुत्र नदी में ही पाई जाती है। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे और वीडियो को आप लोग सबसे पहले देख सकें और आप अपनी तैयारी को तेज़ी से कंप्लीट करें। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।